नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज टॉप 30 एमसीक्यू डेली सीरीज पार्ट 5 के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मकड़ी रहती है बिल बनाकर, घोंसला बनाकर, जाला बनाकर, गुफा में। जीव जंतुओं से संबंधित प्रश्न है, जीव जंतुओं और उनके आवास से संबंधित। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा। मकड़ी है वो जाला बना करके रहती है। अगला प्रश्न है, चूहे रहते हैं पेड़ पर, बिल में, गुफा में, घोंसले में। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। चूहे है वो बिल बना करके रहते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम के कीट पाले जाते हैं। रेशम कीट है वो पाले जाते हैं अमरूद के पत्तों पर, नीम के पत्तों पर, सहतूत के पत्तों पर, केले के पत्तों पर। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही आंसर हो जाएगा। रेशम कीट सहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं और रेशम कीट पालना सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, पाषाण काल में मानव शिकार करता था लकड़ी के औजारों से, पत्थर के औजारों से, लोहे के हथियारों से, तीर कमान से। पाषाण काल का पूछ रहा है और इसमें विकल्प 2 है, पत्थर के औजार से। पाषाण काल, पाषाण का अर्थ ही पत्थर होता है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आविष्कारों का सही क्रम है। विभिन्न आविष्कार दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में जमाना है। बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, साइकिल, हवाई जहाज। बैलगाड़ी, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, साइकिल। बैलगाड़ी, साइकिल, हवाई जहाज, रेलगाड़ी। बैलगाड़ी, साइकिल, रेलगाड़ी, हवाई जहाज। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बैलगाड़ी का आविष्कार, क्योंकि आदि मानव ने जैसे ही पहिए का आविष्कार किया उसके साथ बैलगाड़ी का आविष्कार माना जाता है। उसके बाद साइकिल का आविष्कार 1817 के दौरान माना जाता है। रेलगाड़ी का प्रथम जो सफल आविष्कार है, सफल परीक्षण है, वो 1825 के दौरान माना जाता है। और हवाई जहाज का आविष्कार है 1903 में राइट बंधु के द्वारा माना जाता है। अगर रेलगाड़ी की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली और राजस्थान में 1874 में आगरा से बांदीकुई के बीच में चली। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है। राजस्थान की जो चित्रकला है, विभिन्न चित्र शैलियाँ है, उनका उद्भव स्थल कौन सा है। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर। तो इसमें मेरा विकल्प 1 सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ है वो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल है। मेवाड़ में पूरा उदयपुर संभाग शामिल है, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा शामिल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भित्ति चित्रों की चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं। राजस्थान में जो विभिन्न भित्ति चित्रण पाया जाता है उनको चिरकाल तक अर्थात लंबे समय तक जीवित रखने के लिए कौन सी आलेखन पद्धति उपयोग में लाई जाती है। फड़, साझी चित्रण, मांडना, आरआईएस। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही आ जाएगा। आरआईएस है वो राजस्थान के भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए उपयोग में की जाती है। फड़ कपड़ों पर चित्रण कहलाता है, मांडना शुभ अवसर पर, और सांझी है वो पितरों के लिए चित्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में पाया जाता है। कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में पाया जाता है। अलवर शैली में, किशनगढ़ शैली में, मारवाड़ शैली में, बूंदी शैली में। तो इसमें हमारा विकल्प 2 से आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली में कला भी है, प्रेम एवं भक्ति, इन सभी गुणों का सामंजस्य देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, बेवान है लकड़ी के बने देव विमान, पूजा के थाल, सफाई में प्रयुक्त लकड़ी के सापे, मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, चावल आदि रखने हेतु प्रयुक्त लकड़ी का पात्र है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। बेवान लकड़ी के बने देव विमान है जो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है, जैसे कि ठाकुर जी की बेवान इत्यादि। अगला प्रश्न है, पिछवइयों का संबंध है प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से, जयपुर से, नाथद्वारा से। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा। पिछवइया है वो नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है, जो राजसमंद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। वनों का विकास तथा वन एवं वन्यजीव संरक्षण, प्राथमिक शिक्षा का उन्नयन में, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही आंसर हो जाएगा। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है वो वनों तथा
वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये दोनों ही पूछ रहा है, सभी जो अभ्यारण्य है एवं सभी राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से बड़ा कौन सा है? केला देवी, रणथंभौर, राष्ट्रीय मरु उद्यान, सिरिस्का अभ्यारण्य। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों के अंदर फैला गया है और राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल टोटल 3162 किलोमीटर है, जिसमें से 1900 किलोमीटर जैसलमेर जिले में स्थित है और 1262 किलोमीटर है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। अगर सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान की बात करता तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर सबसे बड़ा है और केला देवी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है राष्ट्रीय उद्यानों में, लेकिन ये अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान दोनों में सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? फुलवारी की नाल, कुंभलगढ़, सीता माता, टाटगढ़, रावली। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 से आंसर हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य है वो उड़न गिलेरियों के लिए प्रसिद्ध है, जो उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों में स्थित है। फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है, कुंभलगढ़ पाली, राजसमंद और उदयपुर में माना जाता है और टाटगढ़ रावली है वो अजमेर, पाली और राजसमंद में माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में विस्तृत वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? पेसरोडगढ़ अभ्यारण्य, बंदबरेटा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो तीनों राज्यों के अंदर पूछ रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है वो चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में तीनों राज्य के अंदर फैला हुआ है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, बंदबरेटा भरतपुर में, रामसागर धौलपुर में। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा नाम किससे संबंधित है? कबूतर से, भ्रमणशील आप्रवासी पक्षियों से, मोर से, सांपों से। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही तो हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा भ्रमणशील आप्रवासी पक्षियों का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को सुमेलित कीजिए। दिवस और तिथि, इन्हें हमें सुमेलित करके विकल्प का चुनाव करना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व वन दिवस 21 मार्च। तो इसमें हमें सुमेलित करना है। हम जानते हैं कि पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थात अ है एक विकल्प के साथ। अगला प्रश्न है, अगला विकल्प है विश्व पर्यावरण दिवस, हम जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इस हिसाब से हमारा विकल्प एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याओं का कारण नहीं है। पर्यावरणीय समस्याओं का कारण नहीं है मानव जनसंख्या में वृद्धि, वृक्षारोपण, तीव्र वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही तो हो जाएगा। वृक्षारोपण है वो पर्यावरणीय समस्या का कारण नहीं होकर के समाधान का कारण है इसके। अगला प्रश्न है, मुख्य जल प्रदूषक है अपमार्जक, पीड़कनाशी, औद्योगिक अपशिष्ट, अमोनिया। वर्तमान में बड़े पैमाने पर जो जल प्रदूषण हो रहा है उसका सबसे मुख्य प्रदूषक कारक कौन सा है? तो विकल्प 3 से आंसर हो जाएगा। औद्योगिक अपशिष्ट है वो वर्तमान में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रदूषक या प्रदूषक कारण है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ रहा है। 0.0034, 0.034, 0.34, 3.4%। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। 0.034% है वो वायुमंडल के अंदर CO2 पाई जाती है। अगर अपडेट आंकड़ों के बारे में पूछे तो ये 0.036% है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक नहीं है? मोटर वाहन से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक नहीं है? हाइड्रोजन गैस, H2 धूल या डस्ट, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। मोटर वाहनों से धूल या डस्ट नहीं निकलती है, बाकी वाले सभी जो प्रदूषक गैसें हैं वो निकलती है।
अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रश्न यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, व्याख्यान विधि नहीं है, तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि है वो व्याख्यान से संबंधित नहीं है, बाकी वाली सभी जो विधि है व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि और प्रयोगशाला विधि, उसमें शिक्षक है वो व्याख्या के द्वारा समझाता है, जबकि प्रश्नोत्तर विधि के दौरान व्याख्या नहीं करता। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा इसमें व्याख्यान विधि नहीं है और सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी क्रिया ज्ञान में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सी क्रिया वह ज्ञान में सम्मिलित नहीं है? विशिष्टताओं का ज्ञान, पुनः प्रस्तुतिकरण, समस्या का समाधान, कार्य पद्धति का ज्ञान। तो ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। पुनः प्रस्तुतिकरण है वो ज्ञान में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये ज्ञानोपयोग में सम्मिलित है। जब हम पाठ योजना और उद्देश्य निर्धारित करते हैं उसमें ज्ञान के दौरान जो बिंदु है उनसे हट करके ये पुनः प्रस्तुतिकरण है वो ज्ञानोपयोग के अंदर आएगा। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक विधि का गुण है। पाठ्य पुस्तक विधि का गुण है छात्रों में अध्ययन की निपुणता में वृद्धि, छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, शिक्षक को पाठ्य पुस्तक के अवलोकन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पाठ्य पुस्तक विधि का गुण पूछ रहा है, तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा, छात्रों में अध्ययन की निपुणता में वृद्धि, यही पाठ्य पुस्तक विधि का गुण है। स्मरण शक्ति में विकास पाठ्य पुस्तक विधि से नए वर्क, ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि और खोज विधि उनसे होता है। और छात्रों में रटने की उत्पन्न प्रवृत्ति इसका दोष हो जाएगा, शिक्षक पाठ्य पुस्तक के अवलोकन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये इसका लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन की विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की रुचि का, छात्रों के गृह कार्य का, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का, विधि या साधन वैध होने का। तो इसमें ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करें, हम ऐसी मूल्यांकन की विधि का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न है किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बनता है? कौन सी परीक्षा के द्वारा बालक तीव्र एवं शीघ्र समझने वाला बनता है? मौखिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, प्रायोगिक कार्य देकर, मानसिक कार्य देकर। तो इसमें ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, मानसिक कार्य के द्वारा है बालक तीव्र एवं शीघ्र समझने वाला बनता है। अगला प्रश्न है शेषावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? शेषावस्था है उसमें किस प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए? टेलीविजन दिखाकर, रेडियो सुनाकर, चार्ट दिखाकर, खेल द्वारा। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, खेल के द्वारा है शेष अवस्था में बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। टेलीविजन पे आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुए। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार है। मनोविज्ञान के अनुसार टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनका चुनाव का आधार क्या होना चाहिए? प्रदर्शन, उपयोगिता, अनुभव, आयु विकास। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, आयु विकास है मनोविज्ञान के अंदर शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार है। अगला प्रश्न है श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा। तो इसमें विकल्प 1 सही उत्तर हो जाएगा, छायाचित्र है वो श्रव्य दृश्य सामग्री न होकर के केवल दृश्य सामग्री है। अगला प्रश्न है प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। हमें पता है कि टीएलएम को 2 प्रकार में बांटा गया है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। अब हमें इसमें चुनाव करना है, अप्रक्षेपित नहीं है चार्ट, पेगबोर्ड, रेडियो, स्लाइड्स। तो इसमें विकल्प 4 सही उत्तर हो जाएगा, स्लाइड्स है वो अप्रक्षेपित नहीं है, बाकी वाले सभी अप्रक्षेपित है। अगला प्रश्न है चौक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है नए तथ्यों, नियमों को प्रस्तुत करने के लिए, छात्रों को प्रदर्शन और अभ्यास कराने की सुविधा के लिए, रेखाचित्र, मानचित्र या रेखांकन द्वारा किसी तथ्य को समझाने के लिए, उपरोक्त सभी। चौक बोर्ड का उपरोक्त सभी विकल्प सही आंसर हो जाएगा।